Hello students, I am Monica from Abhimanyu Career Point and today I am presenting respiration part of your chapter Life Processes from class 10th. लास्ट लेक्चर में आपको पता है हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस को डिस्कस किया था जिसमें फूड जो हम खाते हैं वो किस में कन्वर्ट हो गया था, ग्लूकोज में, फैटी एसिड्स में एंड अलग अलग जो उसके अमीनो एसिड्स होते हैं। क्लियर? तो आज की क्लास में हम रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे और रेस्पिरेशन के लिए जितने भी मिथ्स हैं उनको हम क्लियर आउट कर देंगे। हमें क्या लगता है, अगर मैं आपसे अभी भी पूछूं कि रेस्पिरेशन क्या है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर क्या होगा? रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना। नो, यू आर रॉन्ग। रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना नहीं होता है, ब्रीदिंग नहीं होता है। रेस्पिरेशन का एक स्टेप है बस ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन एक वाइड प्रोसेस है, इससे बड़ी प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या होती है पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ। जो हमने फूड खाया था न्यूट्रिशन प्रोसेस में जिसका ग्लूकोज बन गया था, उस ग्लूकोज को ब्रेक करके उससे क्या बनाना? एनर्जी बनाना। दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन टू मेक एनर्जी इज नॉन एज रेस्पिरेशन। दैट इज वाई रेस्पिरेशन इज नॉन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट इज वाई इट इज नोन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन ब्रीदिंग नहीं है। ब्रीदिंग क्या होता है? सिंपली इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ग्लूकोज क्या है? ब्रेक डाउन। ग्लूकोज के एक 6 कार्बन की चेन है। क्लियर? उसका ऐसे ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना, टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और ये जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है जो हम इनटेक करते हैं। सो दिस इज जस्ट वन स्टेप की इनटेक हुआ ऑक्सीजन का और वो था ब्रीदिंग। फिर हमने उस ऑक्सीजन का यूज करके पूरा ब्रेक डाउन कर दिया। दैट इज रेस्पिरेशन। सो वी कैन से ब्रीदिंग इज जस्ट अ स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। तो फिर हम सोचते हैं अगर ब्रेक डाउन ही है तो डाइजेशन ही कह देते हैं इसको। नहीं, डाइजेशन भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि डाइजेशन क्या है? पूरा का पूरा फूड जो हमने खाया है उसको छोटे छोटे फॉर्म्स में तोड़ देना, जैसे कि ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड। दैट इज डाइजेशन। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? उनमें से ग्लूकोज ले लेना, उस ग्लूकोज का भी क्या कर देना? ब्रेक डाउन कर देना और उससे क्या बनाना? एनर्जी बनाना। देयर इज अ डिफरेंस। क्लियर? सो अब हम रेस्पिरेशन के क्या डिस्कस करते हैं? स्टेप्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है ब्रीदिंग। उसके बारे में मैंने अभी बताया, ऑक्सीजन जाएगी, जो ब्रेक डाउन होना है वो किसकी प्रेजेंस में होना है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। सो ब्रीदिंग से हमें क्या मिलेगी? वो ऑक्सीजन मिलेगी। नेक्स्ट इज, आपको पता है कि ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? लंग्स में जाएगी। ब्लड आएगा, लंग्स में से क्या ले लेगा? उस ऑक्सीजन को कैच कर लेगा। फिर उस ऑक्सीजन को कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगा? सेल्स तक ट्रांसपोर्ट कर देगा। ये हो गए 2 स्टेप जिनको हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी बस हमारे लिए इतना समझना ज़रूरी है कि ब्लड ने क्या किया? लंग्स में से ऑक्सीजन ली और उस ऑक्सीजन को सेल्स तक ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर? अब सेल के अंदर क्या है? ग्लूकोज भी है और सेल के अंदर ऑक्सीजन भी है। अब इन दोनों का सेल के अंदर क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। सेल के अंदर क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगी? एनर्जी बन जाएगी। वेरी सिंपल। क्लियर? सो नेक्स्ट इज, अगर हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करें कि प्लांट्स क्या रेस्पिरेशन करते हैं? हमें लगता है कि शायद ना प्लांट्स रेस्पिरेशन ही नहीं करते, या फिर हमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है वही नहीं पता चलता। तो आज हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंस समझेंगे। आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ ग्रीन सेल्स में होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है, लेकिन रेस्पिरेशन तो हर सेल में हो सकती है। प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। वो क्यों? क्योंकि उन्हें भी नेक्स्ट टाइम फूड बनाना है। जाइलम और फ्लोम में जो फ्लो होता है वो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ती है और वो एनर्जी रेस्पिरेशन से मिलती है। सो अगर फोटोसिंथेसिस आपको पता है मेनली ड्यूरिंग द डे होता है और रेस्पिरेशन तो कभी भी हो सकती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फूड का, ग्लूकोज का, स्टार्च का, इन सब का प्रोडक्शन होता है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है।
लेकिन रेस्पिरेशन में इन सब का यूज करके, उसका ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाई जाती है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में अभी अभी मैंने बताया था क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, लेकिन कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज होता है। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है? कैटाबॉलिक मतलब ब्रेक डाउन। कैटाबॉलिक मतलब ब्रेक डाउन। तो रेस्पिरेशन में अभी देखा ब्रेक डाउन ही तो हो रहा है, सो रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज एन कैटाबॉलिक प्रोसेस। वेयर एज फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है? बिल्कुल उसका अपोजिट, बिल्डअप। यहाँ पर छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनता है इन फोटोसिंथेसिस। ऑब्वियसली प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर बन लेते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, और बड़ा सा मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। और रेस्पिरेशन में उसी ग्लूकोज का क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, और उससे क्या मिलती है उनको, एनर्जी मिलती है। सो कब करते हैं आपको पता है, ऑक्सीजन का इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे। व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल प्लांट्स, ऐसा कभी हमने सुना है? पर ऐसा होता है, कहते हैं ना प्लांट्स के पास या ट्रीज के पास रात को सोना नहीं चाहिए। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि रात में प्लांट्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं रात के टाइम, क्योंकि दिन में तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और रात में क्या करेंगे, रेस्पिरेशन। तो इसीलिए रात में प्लांट्स के पास नहीं सोना चाहिए। सो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैन बी एट नाइट। प्लांट्स डू रेस्पिरेशन रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और दिन में जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसी कार्बन डाइऑक्साइड को और भी जितनी रिलीज की थी रात में, उसके अलावा और भी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, टेकअप कर लेते हैं टू मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस. So this was respiration in plants, very easy. Now what we have to mainly focus on respiration in animals, और उसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं जिसमें से एक टाइप पे हमें क्या करना है, फोकस करना है. सो सबसे पहले सारे टाइप्स देखते हैं. रेस्पिरेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन, जो सेल के मेम्ब्रेन से ही क्या करता हो, ब्रीद करता हो, दैट इज अमीबा. नेक्स्ट इज ट्रकियल. ट्रकियल क्या होता है, ट्यूब्स लाइक दिस, जो ट्यूब से क्या करे, ऑक्सीजन को इनहेल करे, जैसे कि ग्रास होपर. थर्ड इज ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होते हैं ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या हो, गिल्स का यूज करते हो टू कैप्चर ऑक्सीजन एंड देन डू द सेलुलर रेस्पिरेशन. दीज आर फिशेस. फोर्थ क्यूटेनियस. क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन, जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हो, स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हो एंड देन उस ऑक्सीजन को यूज करके रेस्पिरेशन करे. फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म्स. एंड द लास्ट वन पल्मोनरी रेस्पिरेशन. जैसे कि पल्मोनरी का मतलब ही क्या है, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स. जो ऑर्गेनिजम्स लंग्स का यूज करें दे आर वी, हम. जैसे कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ह्यूमन, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये क्या करते हैं, लंग से रेस्पिरेशन करते हैं, नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन. तो हम इसके बारे में ही डिटेल में स्टडी करते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन के बारे में. सो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यानी जो अर्थ पर रहते हैं, यूज ऑक्सीजन इन एटमोसफियर. जो एक्वेटिक है वो तो पानी के अंदर की ऑक्सीजन लेते हैं, वेयर एज टेरेस्ट्रियल क्या करते हैं, जो एटमोसफियर में ऑक्सीजन है. ऑर्गेन्स जहाँ पर एक्सचेंज होना है उनका सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए. ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपने लास्ट विलाय में पढ़ा था, विलाय का सरफेस एरिया ज़्यादा था. सरफेस एरिया ज़्यादा किस लिए हेल्प कर रहा था, फॉर द एक्सचेंज. सिमिलरली यहाँ पर भी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो जो एक्सचेंज होना है वो क्या होगा, फैसिलिटेट होगा. ये जो एक्सचेंज वाले ऑर्गन्स हैं जो कि लंग्स हैं, ये क्या होते हैं, काफ़ी डेलिकेट होते हैं, इसलिए हमारी बॉडी के इनसाइड प्लेस्ड है वो. सो अब देखते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या. सो सबसे पहले हम इनहेल करते हैं, नोज से ऑक्सीजन या नोज से जो भी गैसेज है हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही हैं. ये जो नेसल कैविटी और माउथ कैविटी है, दिस इज नोन एज फेरिंग्स.
फिर वो इधर लेरिंग्स, लेरिंग्स जो हमारा वॉइस बॉक्स है, वहाँ से पास करते हुए ट्रकिया। ट्रकिया क्या है, ये जो पाइप आपको दिख रहा है, और इस पाइप पे यू कैन सी देयर इज अ रिंग्स जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जो पाइप है दिस इज नोन एज ट्रकिया। फिर ये ट्रकिया दो पार्ट्स में टूट गया है और दोनों लंग्स में चला गया है, एंड दैट ये जो पाइप जो टूटे हैं दैट इज कॉल्ड एज ब्रोंकाई। फिर ये ब्रोंकाई और छोटी छोटी ब्रांचेस में टूट गया है, दैट इज नोन एज ब्रोंकियोल्स। और फाइनली यू कैन सी ये जो ब्रोंकियोल है ये और छोटे छोटे से ग्रेप जैसे स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन हो गया, और ये जो ग्रेप जैसे या फिर आई वुड से बैलून जैसे स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज एल्वियोलाई। क्लियर, सबका अपना अपना फंक्शन है और उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखो हमारे जो लंग्स है वो लाई किस पे कर रहे हैं, डायफ्राम पे। डायफ्राम एक मसल है, जैसे ही हम ब्रीथ करते हैं ये थोड़ी सी ऐसे स्ट्रेटन सी हो जाती है ये मसल, ये इस पे लाई कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। क्लियर। सबसे पहले फेरिंग्स देखते हैं। फेरिंग्स में क्या है, माउथ कैविटी और नेसल कैविटी। नेसल से हम क्या करते हैं, गैसेस को इनहेल करते हैं, तो हमारे नोस्ट्रल्स में क्या लगे हुए हैं, हेयर लगे हुए, हेयर है वहाँ पे। हेयर क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ताकि कोई भी डर्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या है हमारे अंदर एंटर ना करें। नेक्स्ट इज हमारी, और क्या होता है, म्यूकस नॉस्ट्रल्स के अंदर। म्यूकस क्या काम करता है, वो ऑक्सीजन जो गैस की पासेज है उसको, गैस को थोड़ा स्मूथ कर देता है, ताकि उसकी जो पासेज है वो क्या हो जाए, थोड़ी सी ईजी हो जाए। नेक्स्ट क्या हमारा पार्ट आता है, लेरिंग्स, जो वॉइस बॉक्स है जिसमें से ऑक्सीजन या गैस फिर से पास करती है। उसके बाद ये जो हमारा पाइप है दैट इज नोन एज ट्रकिया, जिसपे ये कार्टिलेजिनस रिंग्स है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, उसमें से पास करते हैं। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कार्टिलेजिनस रिंग्स, ये इसको एक सपोर्ट देती हैं, ताकि अगर इसमें मान लो नॉर्मली गैस पास करिए तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर गैस नहीं है तो ऐसे बिल्कुल कोलैप्स ना कर जाए, ऐसे ना हो जाए, ये अपनी शेप में बिल्कुल स्टिफ रहे, इसीलिए इसके ऊपर ये क्या बनी हुई है, कार्टिलेजिनस रिंग्स बनी हुई हैं। देन ये जो ट्रकिया है वो दो ब्रांचेस में टूट गया और उसको क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। फिर ये ब्रोंकाई आगे और छोटी छोटी ब्रांचेस में टूट गया, दैट इज नोन एज ब्रोंकियोल्स। और फिर ये ब्रोंकियोल्स फाइनली ऐसे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर में टूट गया है, जिसको क्या कहते हैं, एल्वियोलाइज। तो सबसे पहले आप समझो कहाँ से गैसेस कहाँ कैसे पास कर रही है। गैसेस सबसे पहले हमारी नेसल कैविटी से पास कर रही है, इधर यहाँ पे क्या हुआ, हेयर ने इसको फिल्टर किया, म्यूकस ने इसको स्मूथ कर दिया, यहाँ से गैसेस ने पास किया इधर लेरिंग से होते हुए ट्रकिया। ट्रकिया से ये दो पार्ट्स में टूट गई इन द ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर गैस गई ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से फिर फाइनली चली गई एल्वियोलाइज में, ब्रोंकियोल से फाइनली कहाँ चली गई, एल्वियोलाइज में। अब एल्वियोलाइज के बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। एल्वियोलाइज हैव ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, वाई सो, ऐसे सिंपल सा ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं है, ऐसे 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 क्यों बना रखा है, बिकॉज इससे क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और हमने सबसे पहले ही पढ़ा एक्सचेंज होना है गैसेस का, तो सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए। सो दिस इज द फीचर, वन फीचर ऑफ लंग्स, कि इसमें एल्वियोलाइज हैं जिसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है। सेकेंड हमारा क्या है इसका, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, ये यानी जो ये एपिथेलियम टिश्यू है ये वाला, ये काफी थिन है तो भी एक्सचेंज क्या है, इजी हो जाता है। दिस इज सेकेंड फीचर ऑफ लंग्स। In now third feature of lungs, in alveoli there are so many blood vessels, बहुत ज़्यादा blood vessels हैं, और जब blood इसके ऊपर आएगा, देखो deoxygenated blood आया जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो क्या करेगा, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ले लेगा, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, और उसको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ रेड से, ब्लू से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो एल्वियोलाई पे आया, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ली और क्या ऑक्सीजनेटेड हो गया, जिसे मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्लियर। तो ये सारे फीचर्स हैं लंग्स के। और हम क्या कह सकते हैं, ट्रकिया में जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं वो भी सपोर्ट करती हैं, फोर्थ फीचर। नेक्स्ट मॉइस्ट है, यहाँ पर जो सरफेस है वो कैसा है, मॉइस्ट है। सो ये सारे लंग्स के फीचर्स हैं जो क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं, जो
इस रेस्पिरेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं. सो दिस वॉज ब्रीदिंग प्रोसेस. उसके बाद ऑक्सीजन सबसे पहले मिलती कैसे, ब्लड को ऑक्सीजन मिलती कैसे, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये क्या है, एल्वियोलाई है. दिस इज एल्वियोलाई. एल्वियोलाई पे क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा जिसके पास क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी. वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाइज के अंदर छोड़ देगा और एल्वियोलाइज से क्या ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरह चला जाएगा. हियर ब्लड लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम इट. अब ब्लड कैसा बन गया, ऑक्सीजनेटेड. अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग सेल्स के पास जाता है और क्या बन जाता है, क्या उनको ऑक्सीजन दे देता है फॉर देयर सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सो अब हम देखते हैं ब्लड ने ऑक्सीजन कैच कैसे करी है. सो आपको पता है ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, राइट. यही क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैच करते हैं. क्योंकि हम जैसे प्लांट्स के अंदर पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, क्लोरोफिल, वैसे ही हमारे अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है नोन एज हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन को कैच करता है और उस ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है जहां पर भी ज़रूरत है. नेक्स्ट, हमारी बॉडी का जो ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा भी होता है. प्लाज्मा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है और डिसॉल्व करके उसको क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट करता है. सो दैट इज हाउ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं. क्लियर. नेक्स्ट, हियर यू कैन सी कि कैसे प्रॉपर पूरा प्रोसेस है. सबसे पहले फूड का जो न्यूट्रिशन प्रोसेस पूरा चला और क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया. ग्लूकोज का क्या हुआ, रेस्पिरेशन हुआ. मेनली माइटोकॉन्ड्रिया भी इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेशन में. क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन. माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होगी और क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी. अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनी है, एनर्जी के साथ साथ और क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है. क्योंकि ग्लूकोज की जो मैंने अभी रेस्पिरेशन की रिएक्शन लिखवाई थी वो क्या थी, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. एनर्जी तो ये रही, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हमने एक्सहेल किया है बाहर बॉडी के, और वही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या ले लेंगे, प्लांट्स ले लेंगे और फिर से क्या बन जाएगी, फूड. और ये पूरी साइकिल चलती रहेगी. क्लियर. तो अभी हम ये रेस्पिरेशन वाले पार्ट को स्टडी करेंगे और जब हमारे सारी जो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो गया तो क्या होगी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन. अगर देखो अभी जो हमने सारे स्टेप्स पढ़े हैं वो सारे स्टेप्स हो रहे हैं तो कैसी रेस्पिरेशन होगी, एरोबिक. व्हाट इज दिस एरोबिक, यहाँ पे वर्ड है एयर. एयर मतलब ऑक्सीजन. तो जहाँ ये जो ऑक्सीजन अगर ट्रांसपोर्ट हुई है, ये जो प्रीवियस स्टेप्स हमने पढ़े हैं अगर वो हुए हैं तो कैसी होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली होगी. अगर जो प्रीवियस स्टेप्स हैं वो नहीं हुए हैं देन कैसी रेस्पिरेशन होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. नाउ अगर बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन हो सकती है तो हम इतना सब क्यों हो रहा है हमारी बॉडी में, इतना सब हम पढ़ भी क्यों रहे हैं, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत सही रेस्पिरेशन है. क्यों मैं कह रही हूँ बहुत सही, क्योंकि इसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत लो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ज़्यादा एफिशिएंट है. क्लियर. तो अब इन दोनों के बारे में हम पढ़ लेते हैं. सबसे पहले देखो हुआ क्या है, फूड था, न्यूट्रिशन प्रोसेस हुई, फूड किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में. ये कहाँ बना, विलाय में. विलाय से ब्लड ने लिया और उसको कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया, सेल में. सेल में कहाँ एंटर करेगा, ये साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करेगा. ये जो ग्लूकोज कहाँ आ गया है, साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया है. क्लियर. ग्लूकोज क्या है, 6 मेंबर की एक चेन है. क्लियर. अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ये ग्लूकोज जो है ऐसे इधर से इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा. 3 मेंबर की चेन एक बन गई, 3 मेंबर की चेन एक बन गई, लाइक दिस. इनिशियल जो हमारा 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज, और ये 2-3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में टूट गया, दिस इज कॉल्ड एज पायरुवेट और पायरुविक एसिड. और ये प्रोसेस कहाँ पर हुआ है, साइटोप्लाज्म में हुआ है.
क्लियर। अब दो तरह की प्रोसेसेस हैं, एरोबिक एनारोबिक। तो सबसे पहले एरोबिक के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या होगा, ये जो साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बन गया, ये जो हमने ऊपर रिएक्शन पढ़ी है, ये पायरुवेट कहाँ एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, अगर हम एरोबिक की बात कर रहे हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में और कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन भी आ जाएगी। तो ये जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, वाटर भी रिलीज हो जाएगा और साथ में बहुत सारी एनर्जी बनेगी। कितनी, 38 एटीपी ऑफ एनर्जी बनेगी। एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों हो रही है रिएक्शन, सोचो, बिकॉज हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तभी तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर एनर्जी का मैन्युफैक्चर होता है। तो एटीपी एनर्जी करेंसी नोन एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई है एरोबिक में, है ना। अब एनारोबिक देखें, इतना पार्ट तो हमने देख लिया कि साइटोप्लाज्म में हुआ है। अगर एनारोबिक में एग्जांपल ले, यीस्ट जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। ये जो पायरुवेट बना था साइटोप्लाज्म में, पायरुवेट साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहता है और थोड़ा सा इसका और ब्रेक डाउन हो जाता है और क्या बनता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, देखो कैसे है, CH3CH2OH, दिस इज व्हाट, इथेनॉल। और एक कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है, और एनर्जी देखो सिर्फ 2 ATP ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है। जस्ट ये प्रोसेस कहाँ हुआ है, पूरा का पूरा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो गया। नाउ द लास्ट एनारोबिक का एक और पार्ट पढ़े, जो कहाँ पर होती है, ह्यूमन बॉडी में ही हो रही है। ह्यूमन बॉडी एनारोबिक कैसे, देखो जब हम वर्कआउट करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारी मसल्स तक ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंचती है, तो उस टाइम पे मसल्स में रेस्पिरेशन कहाँ होता है, मसल सेल के अंदर रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो जाता है पूरा। और वो कहाँ कैसे होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, या फिर कहें लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो जो ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल ही रह जाता है, बस थोड़ी सी रीअरेंजमेंट हो जाती है और क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, और सिर्फ 2 ATP ऑफ एनर्जी ही क्या होती है, रिलीज होती है। क्लियर। नाउ अब आप नोटिस करते हो कि जब भी हम कोई वर्कआउट करते हैं तो हमें क्या पड़ते, क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, हमें पेन होता है। वाई सो, कभी सोचा है, क्योंकि देखो पहले तो अगर आप एग्जांपल्स देखो, एरोबिक वाला, एरोबिक जब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होते है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लाज्मा क्या करता है, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बना, प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है और हमारी बॉडी से क्या कर देता है, एक्सहेल कर देता है। लेकिन अगर लैक्टिक एसिड बनता है तो प्लाज्मा उसको फटाफट डिसॉल्व नहीं कर पाता है। तो लैक्टिक एसिड के, ये अगर मान लो मसल सेल है लाइक दिस, तो लैक्टिक एसिड के क्रिस्टल्स वहीं रहते हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि डिसॉल्व नहीं हो रहे इजीली, तो उसको डिसॉल्व होने में टाइम लगता है, और जब तक वो डिसॉल्व नहीं होते तो हमें क्या पड़ते हैं, थोड़े क्रैम्प्स पड़ते हैं, पेन होता है। सो जो भी पेन होता है वो किस वजह से होता है, लैक्टिक एसिड के क्रिस्टल्स की वजह से, बिकॉज लैक्टिक एसिड के क्रिस्टल्स हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड का जो प्लाज्मा है उसमें इजीली डिसॉल्व नहीं होते। क्लियर। सो अब एरोबिक और एनारोबिक में दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। एरोबिक हमें पता चल गया ज़्यादा एफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारी एनर्जी, 38 ATP ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, वेयर एज एनारोबिक में सिर्फ 2 ATP ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो दोनों को कंपेयर करते हैं, एरोबिक यानी जिसमें एयर यानी जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, रिक्वायरमेंट हो, एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ना हो, एरोबिक जिसमें 38 ATP ऑफ एनर्जी रिलीज हो, एनारोबिक जिसमें सिर्फ 2 ATP एनर्जी ही बनी है, एरोबिक जिसमें बाय प्रोडक्ट्स या एंड प्रोडक्ट्स रिएक्शन के क्या बने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बने हैं। लेकिन अगर एनारोबिक की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बना था यीस्ट के केस में, और लैक्टिक एसिड बना था लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल के केस में। एरोबिक में
पूरा का पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है। लेकिन यहाँ पर इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है इनएरोबिक के केस में। अगर नेक्स्ट लास्ट डिफरेंस एरोबिक होती कहाँ पर है, ग्लूकोज टू पायरुवेट वाला स्टेप कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। पायरुवेट टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वाला स्टेप कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। वेयर एज एनारोबिक में पूरा का पूरा प्रोसेस ही कहाँ हो जाता है, साइटोप्लाज्म में हो जाता है। दिस इज वेरी 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 इजी। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा रेस्पिरेशन प्रोसेस। बस आप एक रिएक्शन याद कर लें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस water plus 38 ATP of energy. This is very important reaction, respiration reaction, also exothermic reaction. Very easy. चलो बैलेंस भी कर लेते हैं इसको. So here 6, 6 and 6. Very easy. सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप डाउन कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो आई विल टेक दोज डाउट्स इन माय नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू।